सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है सृष्टि का सार है। सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। उस रात गौरी ने अर्पिता को फोन पर बात करते हुए सुना था कि वो सहेली संस्था जा रही है। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पेपर साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। वंश से तुम्हें मिलवाना मेरी जिम्मेदारी है और वो बहुत जल्द पूरी करूंगा। मेरे सामने किसी ने हमारी गौरी का अपहरण कर लिया। कौन उठा के ले गया गौरी को? मेरी बेटी मेरे पास है। तुम्हें पुलिस की मदद लेने या उन्हें इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एफआईआर क्यों नहीं लिखवाना चाहते? मेरे बच्चे, जब तुम्हारा पति और तुम्हारे पापा जी तुम्हें घर वापस आने के लिए कह रहे हैं तो आ जाओ मेरे बच्चे। मेरी नजरों में मुझे वापस इस तरह बुलाने की कोई भी वजह गौरी की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। खराब हो गया है नताशा। तुम उन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकती हो? ऐसा नहीं है करण, वो मोक्ष। देखो नताशा, मोक्ष बहुत खतरनाक है। वो ऐसे रंग बदलता है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। तुम्हें याद नहीं, पिछली बार उसने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया था। अगर इस बार कोई गड़बड़ हो गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूं करण? हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अमावस्या से पहले हमारा वंश से मिलना बहुत जरूरी है। और मिलना तो दो, वो मुझसे फोन पर बात करने को तैयार नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पापा को वो सब सामान लाकर मैं कैसे दूंगी। कुछ भी हो जाए हमें रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि वंश तक पहुंचने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें मोक्ष पर भरोसा करना ही होगा। हेलो। जिस पल का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, आज वो आ गया है। आज हमारे घर के हालात बेहद नाजुक हैं। यही सही मौका है वंश से मिलने का। लेकिन कैसे मोक्ष? वो तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो नताशा, वो इंतजाम मैंने कर दिया। तुम बस इस मौके को हाथ से जाने मत देना। मुझे करना क्या होगा? फिलहाल तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके। जी वकील साहब, अब मेरी बात को पत्थर की लकीर मानिए और अब मेरी लिखित अनुमति के बिना कोई भी सहेली संस्थान के अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर कोई ये नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो आप मुझे फोन कर दीजिए, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। अब वकील को हिदायत देने से कोई फायदा नहीं है गौतम। उस बारूद को चिंगारी दी जा चुकी है जिसके फटते ही आपके इस ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाएंगी। ना तो आपका ओहदा होगा और ना ही आपका आदेश, और ना ही किसी को संस्थान जाने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत होगी। ये तुम क्या कह रही हो संयुक्ता? वही जो सच है। आप नहीं जानते, लेकिन नीचे आपके भ्राताश्री और समस्त परिवार आपके खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। बड़ी बड़ी मंत्रणाएं हो रही हैं, गहन विचार विमर्श हो रहे हैं कि कैसे आपकी और आपके कोर्ट ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाएं। ये लोग आपसी सहमति से हमें अपने अधिकारों से बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं। आपके लाए गए कोर्ट स्टे को
चुनौती देने वाला है आपका परिवार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है गौतम। और तो और मोक्ष भैया भी उनका साथ दे रहे हैं। हे भगवान, अब तो इस घर में ऐसा कोई भी नहीं रहा जिस पर हम लोग भरोसा कर सके। मोक्ष उनका साथ कैसे दे सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अगर आपको मुझ पर अब भी यकीन नहीं ना गौतम, तो जाइए खुद जाकर देखिए नीचे कैसे आपके दोनों भाई आपको इस घर से बाहर फेंकने की योजना बना रहे हैं। वैष्णवी, पापा जी, मैंने आज तक आपको अपनी जिंदगी में अपने बाबूजी से भी ज्यादा ऊंचा स्थान दिया। उनसे भी ज्यादा आपको मैंने सम्मान दिया, क्योंकि आपने कभी भी हमारे इस रिश्ते को ससुर बनकर नहीं, बल्कि एक पिता बनकर सींचा। आपने मुझे हर मुसीबत, हर परेशानी से मुझे बचाया, लेकिन आज आपने हमारे इस रिश्ते को, मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है आपने। लेकिन पापा जी, अब तो आप खुश होंगे ना कि आपकी बहू ने आपकी बात मान ली और वापस लौट आई है, वो भी उस मासूम बच्ची को रोते बिलखते छोड़कर। लेकिन पापा जी, मैं सच कहती हूँ कि आज से पहले मैंने अपने आप को इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं किया था, क्योंकि पापा जी, आपके इस फैसले में आपका पूरा परिवार आपके साथ था और मैं अकेले। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है पापा जी कि शायद मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। क्यों पापा जी? आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आज आप अपनी आंखें फेर रहे हैं? पता नहीं गौरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ये सोच सोचकर मेरी रूह कांप रही है पापा जी। लेकिन आप सब लोग इतने शांत बैठे कि आप लोगों को गौरी का ख्याल सता नहीं रहा कि वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। गौरी, दरवाजा खोलो बेटा, प्लीज बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, ये कैसी जिद है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, तुम मेरे साथ लड़ाई कर लो, लेकिन खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अच्छा बेटे, मेरी एक बात सुनो। तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें खाना देकर चला जाऊंगा। तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। गौरी प्लीज बेटा, अपने पापा को यूं परेशान मत कर मेरे बच्चे, प्लीज कुछ खा ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज बेटा, जिद छोड़ दे। गौरी मत जिद करो ना बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो अभी।
ठीक है, तुम्हें जिद करनी है ना, करो। पापा को सताना चाहती हो ना, तो सताओ, जी भर के सताओ पापा को। मैं भी अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करूंगा। तुम्हें खाना नहीं खाना है ना, मत खाओ। तुम्हें भूख लगती है, लगे नहीं लगती है, नहीं लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूं यहां से। और सुनो, ये खाना यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं। अगर भूख लगे ना तो दरवाजा खोलकर खुद खा लेना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सबकी खामोशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है पापा जी कि जैसे मैं ही गलती कर रही हूँ गौरी की इतनी चिंता करके। हाँ वैष्णवी, तुम गलत हो। तुम गलत हो क्योंकि तुम ये सब करके अपनी मर्यादा लांघ रही हो, हम सबकी जिंदगी में दखल दे रही हो। देख लिया ना पापा जी, जिस बहू को आप बचाते रहे वही बहू आपसे बदतमीजी कर रही है। मैं तो अब भी कहती हूँ पापा जी, संभल जाइए, वरना ये लड़की एक दिन। संयुक्ता, मैंने इस घर में किसी को फालतू बोलने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि इंसान जब बेफजूल का बोलता है तो फिर उसे कभी कभी बाद में पछताना भी पड़ जाता है। वैष्णवी जो कुछ भी बोल रही है, ये मेरे और वैष्णवी के बीच का मामला है। किसी को भी बीच में बोलने का अधिकार मैंने नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं। ये जो कुछ भी बोल रही है, इसे ये बोलने का पूरा अधिकार है। इसलिए जो कुछ भी बोल रही है, इसे ये बोलने का अधिकार मैंने दिया है। जब मैं और तुम बात करेंगे तो वैष्णवी बीच में नहीं बोलेगी, ये उसे अधिकार मैंने नहीं दिया। अब मैं अपनी बहू से अकेले में बात करना चाहता हूं, इसीलिए सब लोग अपने अपने कमरे में प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। मैं तो चली जाऊंगी पापा जी, लेकिन आपने अपनी छोटी बहू को बदतमीजी का लाइसेंस खुद दिया है। तो अब आप हमसे तमीज की उम्मीद मत रखिएगा। बोलो मेरे बच्चे, क्या पूछना चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हारे हर सवाल का सही सही जवाब दूं। जब से ये लड़की इस घर में आई है, ये घर दोहरी नीति पर चलने लगा है। एक बहू को सर पे बिठा रखा है, दूसरी बहू को नौकरानी समझ रखा है। संयुक्ता, मेरी बात मानो तो इन सब मामलों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि हालात अब हमारे बस में नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं भी आपकी तरह कान और अपनी आंखें बंद कर लूं और ये सोचूं कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब सही है? नहीं संयुक्ता, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? लेकिन संयुक्ता, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। देखो, वंश को अपनी जांच पड़ताल करने में कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। हाँ तो संयुक्ता, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। हम आराम से ठंडे दिमाग से उस थोड़े से वक्त का अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। कैसे? झूठ को सच के पर्दे में दफन करके। मेरे कहने का यह मतलब है कि वो लोग जब तक गौरी के मामले में उलझे हैं, तब तक हम सहेली संस्थान जाकर अपने सारे काम निपटा सकते हैं। उसके बाद करने दो जो वंश को करना है, क्या फर्क पड़ता है? माफ कीजिएगा पापा जी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई। पापा जी, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, बस
घबराहट में कुछ भी बोलती चली गई। मुझे आपकी खामोशी से बहुत बेचैनी होती है पापा जी। समझ में नहीं आता है कि आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है और आप। मेरे बच्चे, तुम्हारे संस्कार तुम्हें बदतमीजी करने की इजाजत नहीं देते। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कुछ ऐसे सवाल गोते खा रहे हैं जिनसे तुम्हारा मन विचलित है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ पापा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपको सहेली संस्थान की गड़बड़ियों के बारे में सब कुछ मालूम था तो आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और तो आपने मुन्ना भैया की सारी गलतियां छुपाई और हम सबको चुप रहने की सलाह दी। क्यों पापा जी? और माता रानी के नाम पे हो रहे जो गोरख धंधे, आपने उस पर भी कोई लगाम नहीं लगाई पापा जी। और आज जब मेरी आंखों के सामने किसी ने गौरी का अपहरण कर लिया तब भी आप शांत थे, कुछ नहीं किया पापा जी आपने। ना तो आप गौरी को खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही आप मुझे पुलिस से मदद मांगने की इजाजत दे रहे हैं। आखिर क्यों पापा जी? आपने ऐसा क्यों किया? पापा जी कुछ तो कहिए। पापा जी आपको गौरी की कोई फिक्र नहीं है? वो बिन माँ की बची। पापा जी वो आपकी जिम्मेदारी है और आप है कि उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे। आखिर क्यों पापा जी, क्यों? मेरे बच्चे, ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है। जो खोया ही नहीं उसे क्या ढूंढूंगा? मुझे पता है कि गौरी को कौन ले गया। आप जानते हैं पापा जी? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं हमारी पोती का अपहरण किसने किया है। किसने? गौरी का अपहरण उसके खुद के पिता ने किया है, यश ने। खुद का पिता अगर ऐसा करे तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है, हम घर वाले क्या कर सकते हैं? पापा जी मैं कुछ समझी नहीं। यश भैया ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे इस क्यों का जवाब है मेरे पास। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो इस मामले से ताल्लुक रखती हैं बातें, वो सब कुछ बताऊंगा। जिस घर में शील कुमार के अलावा और कोई नहीं जानता, वो सब बातें आज मैं तुम्हें बताऊंगा।